Students, welcome back. Hope you will be fine and healthy at your home. Now we will continue our chapter environment and natural resources. In last videos you have studied about environment and you have also discussed some international platform where we have discussed the topic environment, like that Rio Summit, the first Earth Summit we have discussed in last videos. Now we will continue कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सांझी लेकिन अलग जिम्मेदारियां. दैट इज मोस्ट क्वेश्चन और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैव टू बी रिपीटेड मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम. कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप लोग जानते हैं काफ़ी बार इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर इन्वायरमेंट के टॉपिक को डिस्कस किया गया, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर हम लोग दो तरह के कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बारे में. यानी कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दोनों ने मिलकर मतलब जो कॉमन है प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट की उसके बारे में डिस्कशन किया. लेकिन वहाँ पर एक अगर आप कहें तो एक नया अप्रोच वहाँ पर हमारे सामने आई, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सांझी लेकिन अलग जिम्मेदारियां. कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं इस बात को कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ज़्यादा विकसित है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं पर्यावरण का दूषित करने के लिए या पर्यावरण को डिग्रेड करने के लिए. तो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि पर्यावरण की जब बात आती है तो डेवलप्ड कंट्री ये चाहते हैं कि भाई हम सबको मिलकर ही प्रयास करना है, हम सबको मिलकर ही पर्यावरण को बचाना है. ये बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने में जो ज़्यादा बड़ी भूमिका निभानी चाहिए वो डेवलप्ड कंट्री को निभानी चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ने तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं किया जितना डेवलप्ड कंट्री ने किया. तो लेट्स कंटिन्यू कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सांझी लेकिन अलग जिम्मेदारियां डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम लोग. इट मीन्स दैट द स्टेट शैल कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व इन्वायरमेंट. कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि स्टेट शैल कोऑपरेट, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इन दी स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कंजर्व इन्वायरमेंट, यानी कि जो वैश्विक पार्टनरशिप है, वैश्विक जो मित्रता है उसके आधार पर पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको मिलकर यानी कि क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए वैश्विक स्तर पर. As the state have common but differentiate responsibility over various contribution of global environment responsibility, यहाँ तक कि जितने भी स्टेट्स होते हैं उनको कॉमन तो क्या पर्यावरण को बचाना ये सब के लिए कॉमन बात है, बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर वेरियस कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन सभी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर. The developed country want to discuss the issue of environment as it stand now and wants everyone to be equally responsible for environment production. कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है want to discussion, डेवलप्ड कंट्री को डिस्कशन करना चाहिए द इश्यू ऑफ इन्वायरमेंट के इश्यूज पर एज इट स्टैंड नाउ एंड वॉन्ट everyone to be equally responsible for environment प्रोटेक्शन. क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री की. जो डेवलप्ड कंट्री है उनको ज़्यादा पहल करनी चाहिए, उनको ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए भाई हम सबको मिलकर मतलब पर्यावरण को बचाना है. ये तो बात कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री भूल रहे हैं. तो डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहली भूमिका उन्हीं के द्वारा निभाई जानी चाहिए कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. द डेवलपिंग कंट्री ऑफ साउथ फील दैट much of the ecological degradation is produced of industrial development by the developed country. क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री हैं साउथ में है, सारे के सारे जो डेवलपिंग कंट्री कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात को महसूस किया है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ या पर्यावरण का ज़्यादा नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं. इफ़ डेवलप्ड कंट्री आर इन caused of more degradation they must have take more responsibility. डेवलप्ड कंट्री कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री ने ये बात रखी भाई जो डेवलप्ड कंट्री है कहीं ना कहीं इन्होंने ज़्यादा पर्यावरण को हानि पहुंचाई है, तो इसलिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा लेनी चाहिए. पर्यावरण को हानि पहुंचाई डेवलप्ड कंट्री ने क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पर पर्यावरण को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन का कारण बना वो उनका डेवलपमेंट बना. इस कारण से जो डेवलप्ड कंट्री ने
एक तरह से ज़्यादा जिम्मेदारियों को अडॉप्ट करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री ने उनके सामने मांग रखी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पर्यावरण को बचाने की। कंट्रीज इन नॉर्थ, यानी कि जो नॉर्थ के कंट्रीज, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री हैज़ ए डिफरेंट अप्रोच फॉर दी कंट्रीज इन साउथ, यानी कि जो दक्षिण के कंट्रीज हैं उनकी अप्रोच से बिल्कुल अलग थी इनकी। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री वो तो यही चाहते भी जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा जिम्मेदारी ले पर्यावरण को बचाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी उन्होंने ही ज़्यादा डिग्रेड किया है। तो दैट इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं ये पर्यावरण बचाने का जो औचित्य है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया गया कि हम सबको मिलकर बात, ठीक है पर्यावरण सबके लिए कॉमन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्यावरण की बात करें हम, पर्यावरण प्रदूषण का जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो हम लोग डेवलप कंट्री को मानते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा और कहीं ना कहीं उन्होंने पर्यावरण को दूषित करने का प्रयास किया है। तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्हीं को नाम दिया गया कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीज आर टू डिफरेंट अप्रोच related to the developing country and developed country. Developed country are responsible for environment degradation, so they have to be take more responsibility to protect the environment. और जनरली बात भी ठीक है, कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए डेवलपिंग कंट्री को। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि साझी लेकिन अलग जिम्मेदारियाँ या अलग उत्तरदायित्व। एंड नाउ वी विल डिस्कस इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंट इश्यूज। अब हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं, यानी कि इंडिया ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कहाँ कहाँ पर स्टैंड किया, कौन कौन से इन्वायरमेंट इश्यूज हैं जहाँ पर इंडिया ने मेनली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना स्टैंड लिया। देखिए यहाँ पर इंडियाज पार्टिसिपेटिंग इन थ्रो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, कहते हैं कि इंडिया ने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसके द्वारा हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट इंडियाज नेशन ऑटो फ्यूल पॉलिसी, यानी कि इंडियाज नेशन ऑटो फ्यूल पॉलिसी। सबसे पहले तो हमने एक फ्यूल पॉलिसी बनाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ज़्यादातर जो पेट्रोल होता है या जो हम लोग गाड़ियों में फ्यूल यूज़ करते हैं उसी से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो काफ़ी यानी कि पोल्यूट होता है। तो कहीं ना कहीं हमने एक प्योर फ्यूल यूज़ करने की, इसमें ज़्यादातर सीएनजी जो किट लगी हुई गाड़ियाँ हैं उनको बढ़ावा देने की, या सीएनजी बेस्ड जो गाड़ियाँ हैं उनको चलाने की ज़्यादातर बात कही है। तो इंडिया ने क्या किया, फ्यूल पॉलिसी अपनी ऑटो फ्यूल पॉलिसी अपनाई ताकि पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके। सेकेंड इज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, यानी कि एक तरह से एनर्जी का संरक्षण करने के लिए एक एक्ट पास किया गया 2001 में, जिसका मेन पर्पस था कि हमें ज़्यादातर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग एनर्जी को बचा सकें। ये था इसमें द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट विच वॉज पास्ड इन 2001। एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। यहाँ पर भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया था जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के नाम से जाना गया। ये 3 पॉइंट है इसमें। एंड सेकेंड इज इंपोर्टिंग नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस है सीएनजी गैस है, कहीं ना कहीं हम लोग इसको प्योर फ्यूल मानते हैं और इससे इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं होता। तो इंपोर्टिंग नेचुरल गैस, एनकरेजिंग एडोप्टेशन फॉर क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, हम लोग कोल यूज़ करते हैं तो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को एडोप्ट किया गया ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। इंडिया इज एम्फेसाइजिंग एडोप्टी ऑफ कॉमन पोजीशन ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू बाय सार्क कंट्रीज, कहते हैं कि इंडिया ने तो कहीं ना कहीं इस बात को भी मेन बात पर भी फोकस किया कि इंडिया को प्रयास करना चाहिए कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनके साथ डिस्कस किया कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें पर्यावरण को बचाना है और पर्यावरण को बचाते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसमें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज था, दैट आर दी इन्वायरमेंट इश्यू इन विच इंडिया स्टैंड, यानी कि इश्यूज थे जहाँ पर इंडिया ने अपना स्टैंड लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन्वायरमेंट मूवमेंट। अब बात करते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में, यानी कि कुछ आंदोलन भी चले पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंट को लेकर, बिकॉज इन्वायरमेंट कंसर्न दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, जिसके कारण यानी कि बहुत सारे मूवमेंट हुए जो इन्वायरमेंट के प्रति अपना कंसर्न व्यक्त करते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर 3 मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले फॉरेस्ट मूवमेंट, यानी कि वन कानून। आप लोग जानते हैं वनों को लेकर कुछ कानून बनाए गए थे। इसमें बहुत सारे कंट्री हैं, साउथर्न कंट्री है जैसे मैक्सिको, ब्राज़ील, मलेशिया और यहाँ तक कि इंडिया
एनॉर्मस प्रेशर अंडर दी मूवमेंट, कहते हैं कि इंडिया के अंदर भी ये मूवमेंट चले जिसके तहत मतलब वनों की कटाई के ऊपर रोक लगाने के लिए ये प्रेशर मूवमेंट चलाए गए थे, यानी कि दबाव डालने के लिए मूवमेंट किए गए थे। फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हैज़ इंक्रीज द लास्ट डिकेड, कहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं वनों को काटा जा रहा दिन प्रतिदिन पिछले दशक में, और आप लोग जानते हैं कि यहाँ तक कि जो वन है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करने के लिए, रीसेटलमेंट करने के लिए वनों को दिन प्रतिदिन काटा जा रहा है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात करें, आप लोगों को शायद याद होगा चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट दैट इज आल्सो रिलेटेड टू फॉरेस्ट मूवमेंट, यू कैन से चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा जिनको लाइड किया गया था, दिस हैव टू बी डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियोस। एंड मूवमेंट एंगेज्ड मिनरल इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारा खनन उद्योग है, खनन उद्योग के खिलाफ मूवमेंट। आप लोग जानते हैं माइनिंग करने से भी क्या होता है, माइनिंग जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उससे भी हमारे पर्यावरण दूषित होता है। तो एक तरह से मिनरल इंडस्ट्री के खिलाफ भी, मिनरल इंडस्ट्री को हम लोग एक तरह से किलर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट इज आल्सो cause of environment degradation, and you have know that it is also responsible for air, water and different type of pollution. minerals extraction has cause of land, air and water pollution, कहते हैं कि एक तरह से मिनरल जो है